Welcome to all of you in my today's session of class 10th SST, in which from my past few classes continuously I am discussing over the topic federalism, in which I told it to you that in my coming up session I am going to start my lecture over language policy. Language policy means in Hindi we can say भाषा नीति. अब हम चर्चा करेंगे भाषा नीति पर, जिसका योगदान भारतीय प्रणाली पर कैसे पड़ा, क्या प्रभाव रहा, इस चीज पर हम चर्चा करेंगे. मैंने अपनी पिछली कक्षा में आप लोगों के समक्ष बताया, इस बात को रखा कि किस प्रकार से भाषाओं के आधार पे राज्यों का सीमांकन 1950 के बाद शुरू हुआ और किया गया. कारण स्पष्ट था. द मोटिव वॉज वेरी क्लियर इन दैट टाइम दैट वी वॉन्ट टू सेटिस्फाई द पीपल दोज हु आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. हम इस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्थित कर रहे थे कि जहां एक तरफ भारत अनेकता में एकता का प्रतीक दिखे, वहीं दूसरी तरफ भाषा के आधार पे जो राज्यों का सीमांकन हो रहा था वह प्रयास इसलिए था ताकि आप वहाँ की जो सरकार हो वह उस विचारधारा के लोगों के हिसाब से कानून का निर्माण करे. और हम लोग इस प्रकार के मोटो पे थे कि टू सेटिस्फाइड एवरीवन, हर व्यक्ति को, हर समाज के हर लोग को संतुष्ट किया जा सके. वह कार्य होने के बाद फिर आई भाषाओं की नीति. क्या होगा, कैसे होगा. हमारा देश वैसा देश था नहीं जहाँ की सिर्फ एक ही भाषा भाषी थे. हमारा देश वैसा भी नहीं था जहाँ दो भाषा थे. वस्तुतः हमने एक ऐसे देश की रचना की थी जिसमें न जाने कितनी भाषाएं. तो कुल भाषाओं को लेकर न भी चला जाए तो इतना तो होना चाहिए ना एटलीस्ट, कि भाई जो प्रमुख भाषाएं हैं उनको साथ लेकर चलो. एंड फॉर दैट, आफ्टर नोइंग द फैक्ट that the 40% of the total people of India is using Hindi as a mother language, 40% कुल आबादी का हिंदी उसकी मातृभाषा थी, लेकिन उसको थोपना नहीं था. पहली बात. दूसरी बात कि उसके अलावे जो प्रमुख भाषाएं थी उसको मिटाना भी नहीं. मतलब हिंदी 40% के लिए है और उस वक्त की तत्कालीन 21 प्रमुख भाषाएं, उसको भी संरक्षण देना हमारा काम. और इसीलिए आज तक की मैं चर्चा कर रहा हूं, उसको संरक्षण देने का काम चल रहा है. आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में उस 21 भाषा में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते. आपको यह बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आपको परीक्षा सिर्फ हिंदी में देनी. मतलब आफ्टर नोइंग द फैक्ट दैट द टोटल नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया, 40% ऑफ देम इज यूजिंग हिंदी एज द मदर लैंग्वेज, लेकिन उसके बावजूद 60% भाषा भाषियों के साथ दमन की नीति नहीं अपने. हाँ, एक काम किया गया, हिंदी को राजभाषा माना गया. शब्दों को समझना, आज भी भारत की राजभाषा कोई नहीं, हिंदी नहीं. राजभाषा माना गया. सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई कि भाई 1965 आते आते हम हिंदी को पूर्णतः प्रसारित कर दें, और जब ऐसा हो जाएगा तो
कामकाज की भाषा हिंदी हो। क्यों? चूंकि तब तक कामकाज की भाषा अंग्रेजी को रखा गया, चूंकि अंग्रेजी वह भाषा थी जो उपनिवेशवाद में लगातार रहने के कारण सभी प्रांतों में बोली और समझी जाने लगी थी, जिसके कारण कि यह टारगेट रखा गया कि 1965 आते आते अंग्रेजी भाषा कामकाज में, सरकारी कामकाज में संविधान के अनुसार, संवैधानिक व्याख्या थी कि संविधान के अनुसार जो राजकाज की भाषा, जो सरकारी कार्यों में जो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसका अंत हो जाएगा और हिंदी उस स्थान को ले ले। लेकिन चूंकि भारत राज्यों का देश था, राज्यों के तरफ से मांगे आने लगी कि नहीं, स्थिति को यथावत बनाया रखा जाए, वी आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाइड और गोइंग टू अलाउ कि भाई आप अंग्रेजी को हटा दीजिए और हिंदी को ले आइए। इनफैक्ट आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि मैं भिन्न भिन्न प्रांतों की तो बात नहीं करूंगा, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, उन्होंने पूर्णतः विरोध कर दिया कि हम हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा नहीं बनाएं। दे आर एग्री टू डू देयर वर्क, गवर्नमेंट वर्क, विथ द हेल्प ऑफ यूजेज ऑफ इंग्लिश एज एन लैंग्वेज, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिंदी एज अ लैंग्वेज। भारत सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझा और उसने लचीला रुख अपनाया, और अगर उस वक्त हिंदी को जबरन थोपा जाता तो देश की अखंडता खतरे में पड़ सकती और हमारी भी स्थिति नॉन अदर देन श्रीलंका जैसी हो सकती। जो गैर हिंदी भाषी लोग थे उनके मन में असंतोष पनपता और वह शासन के प्रति विद्रोह की नीति अपना ली। तो इस चीज से बचने के लिए सरकार लचीला रुख अपनाती है, फ्लेक्सिबल मोड में आती है, और आज भी वह प्रक्रिया चल रही। हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने प्रयास करना छोड़ दिया, सरकार हिम्मत हार बैठी, नहीं। आज भी केंद्र सरकार के द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप सुनते होंगे हिंदी पखवाड़ा, कभी आप सुनते होंगे कि सरकारी विभागों में हिंदी में कोटेशंस लिखे जा रहे हैं। मोटिव कुछ और नहीं है, मोटिव बस यह है कि हिंदी को जनमानस की भाषा बनाई जा सके, और इसके लिए सरकार जो है प्रयासरत। इस टॉपिक से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हुआ ना, क्या हुआ कि भारत का जो आज स्वरूप है इसमें किसी एक भाषा को थोपा नहीं गया। जो भारत का जो आज आप स्वरूप देख रहे हैं उसमें किसी एक भाषा को यह कहकर थोपा नहीं गया कि भारत में रहना है तो आपको इसी भाषा का इस्तेमाल करना है। हमने अपने लचीले रुख के माध्यम से बेहद ही सावधानी पूर्वक सभी भाषाओं का सम्मान किया है। हम आज भी जो प्रमुख 21 भाषाएं हैं उसमें से अधिकांश को किसी भी करेंसी के ऊपर यह प्रदर्शित करने के लिए कि यह भाषा है, अस्तित्व में है, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। और जिसका उदाहरण आप करेंसी पर इधर देख सकते हैं कि तमाम भाषाओं में मुद्रा की राशि लिखी जाती है ताकि जो मुद्रे का प्रचलन है, जो करेंसी ऑफ इंडिया रुपया है, वह पूरे भारत में स्वीकार्य हो, कहीं किसी को के मन में अंतर्द्वंद अथवा विद्रोह नहीं हो। हम छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के भी माध्यम से यह साबित करते हैं कि भारत
किसी एक भाषा पर आधारित राष्ट्र नहीं है, अपितु यहाँ जितनी भी भाषाएं हैं, 21 प्रमुख के साथ सैकड़ों क्षेत्रीय भाषाएं, सभी भाषाओं का समान रूप से सम्मान किया। And if you want to see the implementation of this concept, you can easily find out on net and all. You can appear in any examination with the help of 21 languages. आप जो 21 प्रमुख भाषाएं हैं उसमें किसी भी एक भाषा के माध्यम का चुनाव कर आप किसी भी प्रकार की भारत में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा शामिल हो सकते। और यह इस चीज का परिचायक है कि किस प्रकार से भारत ने, भारतीय संविधान ने सिर्फ अभिव्यक्ति की ही आज़ादी नहीं रखी है, अपितु उन्होंने आज़ादी दी है कि आप